दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। पॉलिटिकल साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए, इसकी प्रकृति एवं विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। राजनीतिक दल क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है, इसकी क्या प्रकृति या फिर स्वरूप है और इसके क्या प्रकार है, इसके बारे में आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 नंबर के लिए, तो इसको आप लोग आराम से ज़रूर देख करके जाइएगा और इसको कंप्लीट देखिए। जो भी हम आपको बताते हैं उसको समझ के जाइए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि राजनीतिक दल क्या होता है। ठीक है, राजनीतिक दल क्या होता है? तो राजनीतिक दल ऐसे लोगों का संगठित समूह होता है जो समान राजनीतिक विचारों और उद्देश्यों को लेकर के एक साथ काम करते हैं। ठीक है, वो चुनाव में भाग लेते हैं और चुनाव में जनता का समर्थन प्राप्त करने का काम करते हैं। और जब वो सत्ता में आते हैं तो जो भी उनके कार्यक्रम होते हैं, जो भी उनके कह सकते हैं नीतियाँ होती हैं, उनको वो लागू करने का काम करते हैं। अगर इसको आप और आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि जैसे मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहता है। समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि रोजगार से संबंधित समस्या हो सकता है, स्वास्थ्य से, शिक्षा से, आवास से, भोजन से, ऐसे बहुत सारी समस्या देखने को मिलता है। लेकिन कुछ जो संगठित समूह होते हैं वो इन समस्याओं को लोगों के सामने लाने का काम करते हैं और वो क्या करते हैं, जनता से अपील करते हैं कि आप हमें वोट दें, आप हमारे पक्ष में मतदान करें और बदले में हम इन सारी समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यही जो संगठित समूह होते हैं इसी को राजनीतिक दल कहा जाता है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा बीजेपी का, कांग्रेस का, आरजेडी का, जेएमएम का, टीएमसी का, इस तरह से आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे। ठीक है, तो इसी को राजनीतिक दल कहा जाता है। डिटेल में हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है। आगे हम लोग इसकी परिभाषा को डिटेल में समझेंगे, साथ में इसकी क्या प्रकृति और इसके क्या प्रकार है उसको भी समझने वाले हैं। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव में मतदान करते हैं। जब चुनाव होता है, ठीक है, तो वहाँ पर लोग जो हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अपने जो पसंद के प्रतिनिधि होते हैं उनको चुनने के लिए चुनाव में मतदान करते हैं कि हम वोट देते हैं। लेकिन चुनाव में अलग अलग लोग अकेले नहीं बल्कि एक विचार और कार्यक्रम के साथ संगठित होकर के जनता के सामने आते हैं। ये चीज़ आपको बताए थे कि राजनीतिक दल का एक संगठित समूह है। कोई भी जो लोग हैं वो अकेले कोई दल नहीं बनाता या फिर कोई भी अकेले वो चुनाव नहीं लड़ता। एक दल होता है, उस दल में बहुत सारे लोग होते हैं, उनके बहुत सारे विचार, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं कि जब हम जीतेंगे तो इन सारे कार्यक्रमों को, इन सारे नियमों को या फिर कैसे इन सारी नीतियों को क्या करेंगे, हम लोग लागू करेंगे लोगों के लिए। तो ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेकिन चुनाव में अलग अलग लोग अकेले नहीं बल्कि एक विचार और कार्यक्रम के साथ संगठित होकर के जनता के सामने आते हैं। ठीक है, एक दल बना करके आते हैं। जैसे कि बीजेपी एक दल है, कांग्रेस एक दल है, तो उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं और वो क्या करते हैं, वही जो दल है वो लोगों के सामने आता है कि आप हमें वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए, बीजेपी को वोट दीजिए, टीएमसी को वोट दीजिए। इस तरह से होता है। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट सिर्फ हम मोदी को वोट दे रहे हैं, ऐसा नहीं बात है। तो किसी दल को वो संगठित दल को वोट देने का काम करते हैं हम लोग। कहा जा रहा है कि वे लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते हैं और चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाकर अपने विचारों और योजनाओं को लागू करने का प्रयास करते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी राजनीतिक दल होता है, संगठित समूह होता है, वो क्या करते हैं, जब चुनाव होता है तो वो क्या करते हैं, लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करते हैं कि आप हमें वोट दें। और जब वो चुनाव जीत जाते हैं, सरकार बना लेते हैं, तब वो अपने विचारों को और अपनी योजनाओं को लोगों के लिए लागू करने का वो क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ऐसे संगठित समूह को राजनीतिक दल कहा जाता है। इसी तरह के जो संगठित समूह होते हैं इसी को राजनीतिक दल कहा जाता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि आज के लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके बिना चुनाव और सरकार के बीच सही तालमेल बनाना कठिन हो जाता है। आज के टाइम में कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक दल हैं उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर राजनीतिक दल ना हो तो फिर चुनाव कौन लड़ेगा? जो सरकार पहले से बनाया है वही दल आगे भी सरकार बनाते रहेंगे। इसलिए राजनीतिक दल का होना जरूरी है। ठीक है, इसके बिना चुनाव और सरकार के बीच सही तालमेल बनाना कठिन हो जाता है। अगर बहुत सारे दल रहेंगे तो लोगों के पास वैराइटीज रहेंगे, लोगों के पास क्या है, तो कह सकते हैं कि जो विकल्प है वो रहेगा कि अगर ये सही से काम नहीं कर रहा तो दूसरा पार्टी को हम लोग वोट दे देंगे, दूसरा भी सही से काम नहीं कर रहा तो तीसरा को वोट दे देंगे। तो राजनीतिक दल का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आज के टाइम में। यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं राजनीतिक दल की परिभाषा। राजनीतिक दल की परिभाषा हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में इसको लिखना जो हम आपको ऊपर बताए थे। राजनीतिक दल ऐसे लोगों का संगठित समूह होता है जो समान राजनीतिक विचारों और उद्देश्यों को लेकर के एक साथ काम करते हैं। जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो एक ऐसा संगठित समूह होता है जो क्या करते थे, एक समान राजनीतिक विचार, मतलब एक तरह का सोच रखने वाले लोग, एक तरह के उद्देश्य को रखने वाले लोग एक साथ जब मिलकर काम करते हैं, ठीक है, उसी को राजनीतिक दल कहा जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, चुनाव में भाग लेना। ये जो राजनीतिक दल है या फिर जो संगठित समूह, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, चुनाव में भाग लेना,
जनता का समर्थन प्राप्त करना और सत्ता में आकर अपनी नीतियों एवं योजनाओं को लागू करना। कोई भी अगर आपके लिए अच्छा काम कर रहा है तो उसका कोई ना कोई क्या कैसे उद्देश्य रहता ही होगा, कोई ना कोई इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता होगा। तो इनका जो कारण होता है, जो संगठित समूह, इसका जो कारण रहता है वो रहता है लोगों से मतदान प्राप्त करना, लोगों से अपना समर्थन प्राप्त करना, ताकि वो सत्ता में जा सके, सत्ता में विराजमान हो सके और लोगों के लिए या फिर खुद के लिए जैसा भी हो, लोगों के लिए जो भी नीति है, जो भी कार्यक्रम उसको लागू कर सके। ठीक है, ये होता है राजनीतिक दल का पहचान। इसी को राजनीतिक दल कहा जाता है। हमेशा आपने देखा होगा कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो पहले लोगों के लिए काम करते हैं, फ्री में, कोई पैसा नहीं, पूरा जी जान से काम करते हैं। फिर बाद में वो चुनाव में खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, जो भी समस्या है उसको समाधान किया जाएगा। और इसी तरह से ये जो पार्टियां होती है, जो संगठित समूह होते हैं, इसी को ही राजनीतिक दल कहा जाता है। कुछ विद्वान हैं जिनके द्वारा राजनीतिक दल को परिभाषित किया गया है, जैसे कि मैकाइवर है। ठीक है, मैकाइवर पेज, ये क्या कहते हैं राजनीतिक दल के बारे में, उसको समझ लीजिए। कहा जाए कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का संगठन है जो किसी सामान्य नीति या फिर सामान्य हित के आधार पर संगठित होकर संवैधानिक साधनों द्वारा सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। ये जो मैकाइवर है ये कहता है कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का संगठन है जो किसी सामान्य नीति या फिर सामान्य हित के आधार पर, मतलब किसी नीति या फिर किसी हित के आधार पर संगठित होते हैं और संवैधानिक तरीके से, मतलब जो भी कानून है उस हिसाब से क्या करते हैं, उन साधनों का प्रयोग करके सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं या फिर खुद सरकार बनने का प्रयास करते हैं। अर्थात मतलब जिन लोगों के विचार या हित समान होते हैं, मतलब जिन लोगों के विचार और हित एक जैसे होते हैं, मतलब मिलते जुलते हैं, वे मिल करके एक राजनीतिक संगठन बनाते हैं। जैसे कि हमारा आपका सोच एक जैसा है और भी 10 लोगों का सोच हमारे जैसा है कि समाज का भलाई करना है, तो हम लोग एक दल बनाएंगे, एक संगठन बनाएंगे और लोगों के हित के बारे में सोचेंगे, लोगों का जो समस्या है उन समस्याओं के समाधान करने के बारे में सोचेंगे। फिर वो क्या करते हैं, चुनाव में लड़ने लगते हैं। क्या है, तो चुनाव लड़ने लगते हैं। फिर वे चुनाव जैसे लोकतांत्रिक और कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करके सरकार बनाने या फिर सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, जो भी कानूनी तरीका होता है, जो भी संवैधानिक तरीका होता है उसका इस्तेमाल करते हैं और सरकार बनाने का काम करते हैं, या फिर चुनाव लड़ने का काम करते हैं, या फिर जो भी सरकार है उसके नीतियों को, उसके कार्यक्रमों को प्रभावित करने का वो काम करते हैं। यही है आपका राजनीतिक दल। दूसरे जो विद्वान है वो है एडमंड बर्ग। कौन है, एडमंड बर्ग। ये क्या कहते हैं कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह है जो किसी सामान्य सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होते हैं। ये जो एडमंड बर्ग है ये कहते हैं कि जो राजनीतिक दल है ऐसे लोगों का समूह है जो किसी सामान्य सिद्धांत के आधार पर, किसी भी सामान्य सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने का के लिए क्या, तो वो एकजुट होते हैं। जैसे अर्थात हम लोग कह सकते हैं कुछ लोग जब समान राजनीतिक विचार या फिर सिद्धांत को मानते हैं और देश के हित में मिलकर के काम करने के लिए एक साथ आते हैं तो उनका यह समूह राजनीतिक दल कहलाता है। जैसे देश के हित में हम लोग कोई अच्छा काम करने वाले हैं, हमारे तरह का जो सोच रखने वाला लोग है हमारे साथ मिलता है और हम लोग जब देश के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं तो यही जो समूह है यही क्या है, तो राजनीतिक दल कहलाता है। ये कौन कह रहा है, एडमंड बर्ग कह रहे हैं। तो इस तरह से दो विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से राजनीतिक दल को परिभाषित किया है। आगे दोस्तों हम यहाँ पर राजनीतिक दल की प्रकृति को देखेंगे। प्रकृति हो या फिर स्वरूप हो, दोनों एक ही बात होता है। तो प्रकृति पूछे या फिर स्वरूप पूछे, आप आराम से एक ही चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, स्वरूप पूछे या फिर प्रकृति पूछे। कहा जा रहा है कि राजनीतिक दलों की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। कई तरीकों से राजनीतिक दल को हम लोग समझ सकते हैं। इस तरह से आप लोग लिखेंगे, उसके बाद एक एक पॉइंट बना करके आपको एग्जाम में लिखना है। पहला जो इसका प्रकृति वो है, राजनीतिक दल एक संगठित समूह है। प्रकृति मतलब क्या, उसका नेचर कैसा है, ठीक है, इसका स्वरूप कैसा है, राजनीतिक दल कैसा होता है। तो राजनीतिक दल कैसा होता है, एक संगठित समूह होता है, ये लोगों का एक समूह होता है। ठीक है, जो एक समान विचार रखने वाले लोग होते हैं, एक समान उद्देश्यों को मानने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो उसी को राजनीतिक दल कहा जाता है। ये इसका एक प्रकृति है, इसका एक स्वरूप है, एक नेचर है। कहा जा रहा है कि राजनीतिक दल केवल कुछ लोगों की भीड़ नहीं होता, इसमें नेता, कार्यकर्ता और सदस्य होते हैं जो एक संगठन के रूप में मिलकर के काम करते हैं। दल के अंदर अलग अलग पद और जिम्मेदारियां होती हैं। सभी सदस्य मिलकर दल के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। और जो राजनीतिक दल होता है उसमें जितने भी सदस्य होते हैं सभी मिल करके अपने अपने हिस्से का काम करते हैं, जो भी उनको जिम्मेदारी दिया जाता है। जैसे कोई अध्यक्ष होता है, कोई सचिव होता है, कोई महासचिव होता है, कोई कार्यकर्ता होता है। ठीक है, अलग अलग स्टाफ होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए लोग होते हैं। तो इस तरह से सिर्फ भीड़ का होना नहीं बल्कि अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिया जाता है। ये होता है राजनीतिक दल का संगठित समूह और अलग अलग तरीके से वो काम करते हैं। ये इसका एक प्रकृति है, इसका एक स्वरूप है। राजनीतिक दल एक संगठित समूह होता है। दूसरा जो हम लोग इसका प्रकृति देखेंगे वो है कि समान विचार और उद्देश्य। राजनीतिक दल का जो विचार है वो एक समान होता है, इसका उद्देश्य एक समान होता है। जितने भी यहाँ पर लोग हैं काम करने वाले,
एक राजनीतिक दल में शामिल सभी लोगों के विचार हर विषय पर बिल्कुल समान हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन देश और समाज से जुड़े मुख्य राजनीतिक मुद्दों पर उनके विचारों में काफ़ी समानता होती है। यही समान विचार उन्हें एक साथ काम करने के लिए जोड़ते हैं। मतलब समान विचार और समान उद्देश्य होना जरूरी है। यहाँ पर हालांकि कहा जा रहा है कि एक राजनीतिक दल में शामिल सभी लोगों के विचार हर विषय पर बिल्कुल समान नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर विषय पर सभी का जो दिमाग है या फिर जो सोच है एक जैसा नहीं हो सकता। लेकिन एक दल का जो काम होता है कि हमें समाज की भलाई के लिए काम करना है, तो जब बात आएगा समाज के बारे में तो सभी लोगों का जो विचार है, जो उद्देश्य है, वो समाज की भलाई के लिए ही काम करेगा। हालांकि तरीका अलग हो सकता है, लेकिन काम जो है, उद्देश्य जो है वो एक ही होता है। तो इसका जो दूसरा स्वरूप है वो है समान विचार और उद्देश्य रखना। ये इसका राजनीतिक दल का दूसरा स्वरूप है। तीसरा जो स्वरूप हम लोग देखते हैं वो है सत्ता प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य। राजनीतिक दल का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना, चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना। राजनीतिक दलों का सबसे प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना होता है। इसके लिए वे चुनाव लड़ते हैं और जनता से वोट मांगते हैं। जिस दल को पर्याप्त समर्थन मिलता है वह सरकार बनाकर अपनी नीतियों और योजनाओं को लागू करने का प्रयास करता है। सारे जो भी जितने भी दल हैं हमारे देश में, आप सभी को देख सकते हैं कि पहले उन्होंने क्या किया, समाज के लिए अच्छे काम किए, फिर वो चुनाव में खड़ा होता है, जो दल वो चुनाव में खड़ा होता है, फिर उनके लिए लोगों का समर्थन उनको अगर मिला तो वो सरकार बनाते हैं, और सरकार जब बनता है तो वो अपनी नीतियों को, अपनी योजनाओं को क्या करते हैं, लागू करने का काम करते हैं। जो भी उनके कार्यक्रम होते हैं उनको लागू करने का वो काम करते हैं। तो जो राजनीतिक दल होता है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना। ये इसका एक स्वरूप है। चौथा जो यहाँ पर हम लोग स्वरूप देखते हैं वो है चुनाव में भाग लेना। तो चुनाव में ये भाग लेते हैं, जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव में भाग लेते हैं, क्योंकि बिना चुनाव में भाग लिए सरकार नहीं बनाया जा सकता। लोकतांत्रिक राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वे अलग अलग क्षेत्रों से अपने अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। अपने क्या, तो उम्मीदवार को खड़े करते हैं, जो भी लोकप्रिय होते हैं लोगों में, जिनको उस क्षेत्र में पकड़ होता है, उनको वो क्या करते हैं, खड़े करते हैं और जनता के सामने अपना कार्यक्रम रखते हैं। मतलब जो भी उनका घोषणा होता है कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो हमको क्या क्या करना है, जैसे शिक्षा में कितना खर्च करेंगे, शिक्षा में क्या क्या सुधार होगा, स्वास्थ्य में क्या क्या सुधार होगा, किसानों को क्या फ़ायदा होगा, सैनिकों को क्या फ़ायदा होगा, समाज में जो बूढ़े हैं, बच्चे, उनको क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो जो घोषणा पत्र होता है वो लोगों के सामने वो रखने का काम करते हैं। चुनाव के माध्यम से जनता यह तय करती है कि किस दल या उम्मीदवार को अपना समर्थन देना है, और उसी घोषणा पत्र के अनुसार लोग ये तय करते हैं कि कौन से दल को वोट देना है। तो ये इसका चौथा उद्देश्य रहता है। चौथा इसका क्या है, तो प्रकृति है, चुनाव में भाग लेना। ठीक है। पांचवा जो इसका प्रकृति वो है जनता का समर्थन प्राप्त करना, क्योंकि बिना जनता के समर्थन प्राप्त किए सरकार नहीं बनाया जा सकता। तो जनता का समर्थन प्राप्त करना भी इसका क्या है, प्रकृति, इसका स्वरूप है। किसी राजनीतिक दल की सफलता जनता के समर्थन पर निर्भर करती है, इसलिए दल के नेता और कार्यकर्ता लोगों के बीच जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उन्हें बताते हैं कि सत्ता में आने पर वे किन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। इस तरह राजनीतिक दल और जनता के बीच लगातार संबंध बना रहता है। तो इससे क्या होता है, जो राजनीतिक दल होता है और जनता के बीच में लगातार संबंध जो है बना रहता है, क्योंकि जो लोग हैं दल के, वो लोगों के पास जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और वो वादा करते हैं कि अगर हम चुनाव में जीत जाते हैं, अगर आप लोग को समर्थन हमें मिलता है, तो आपकी जो भी समस्याएं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये इसका एक प्रकृति है, जनता का समर्थन प्राप्त करना। अगला जो यहाँ पर इसका स्वरूप हम देखते हैं वो है जनता और सरकार के बीच कड़ी। जो राजनीतिक दल है वो जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करता है। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। जनता की समस्याओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाना तथा सरकार की नीतियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाना राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण काम है। इससे सरकार को भी जनता की वास्तविक समस्याओं की जानकारी मिलती है। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको भी पता चलता है कि जनता में क्या क्या वास्तविक समस्याएं हैं, उनकी जानकारी उनको मिलती है। और जो भी सरकार के द्वारा नीतियाँ बनाई जाती है, योजनाएं बनाई जाती है, उनको उन्हीं राजनीतिक दलों के द्वारा लोगों तक पहुँचाया जाता है कि हमारे पार्टी ने ये सारे काम किया, चुनाव आपने जिताया तो ये सारे वादे जो आपसे किए गए थे उसको पूरा किया गया और ये सारी योजनाएं आपके लिए लाई गई हैं। तो ये क्या है, कड़ी की तरह काम करती है, भी इसका एक स्वरूप है। साथों जो यहाँ पर हम लोग स्वरूप देखेंगे वह नीतियाँ और कार्यक्रम बनाना। राजनीतिक दल क्या करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं और कार्यक्रम बनाते हैं। हर राजनीतिक दल अपने विचारों के अनुसार अलग अलग नीतियाँ और कार्यक्रम बनाता है। इनका संबंध शिक्षा, रोजगार, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, गरीबी, महंगाई और सामाजिक विकास जैसे विषयों से हो सकता है। चुनाव के समय दल इन्हीं नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के सामने रखते हैं। लोग, जो राजनीतिक दल है वो क्या करते हैं कि महंगाई को घटाया जाएगा, जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा बेहतर की जाएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, महिलाओं को
सशक्तिकरण दिया जाएगा, मतलब महिलाओं के लिए बहुत सारे काम लाए जाएंगे, ठीक है। जो स्वास्थ्य में गड़बड़ी उसको सुधारा जाएगा, शिक्षा में गड़बड़ी उसको सुधारा जाएगा। इस तरह से बहुत सारे क्या तो घोषणा किए जाते हैं। ये इनका एक स्वरूप है। आठवां जो यहाँ पर स्वरूप हम देखेंगे वो है सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका। सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका होती है। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जो सरकार है, जैसे कि जो अभी सत्ता चला रहा है, जो रूलिंग पार्टी है, सिर्फ अकेले वही सत्ता नहीं चलाते हैं। सरकार को चलाने के लिए विपक्ष भी जरूरी है, क्योंकि जब तक कोई बोलने वाला टोकने वाला नहीं रहेगा तो सरकार अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर सकता है। इसलिए जितना कह सकते हैं महत्वपूर्ण सरकार को चलाने के लिए सत्तारूढ़ी दल है, मतलब जो रूलिंग पार्टी, उसका भूमिका रहता है, उतना ही भूमिका विपक्ष का भी रहता है। क्योंकि बिना विपक्ष के सरकार सही तरीके से काम नहीं कर सकता, वो अपना मनमानी कर सकता है। तो सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका होती है। जो दल चुनाव जीतकर सरकार बनाता है वह सत्तारूढ़ दल कहलाता है। वो क्या कहते हैं, सत्तारूढ़ दल कहलाता है, मतलब रूलिंग पार्टी वो कहलाता है और देश का शासन चलाता है। दूसरी ओर जो दल सरकार नहीं बना पाते वो विपक्ष में रह करके सरकार के कामों पर नजर रखते हैं कि जो सत्तारूढ़ दल है वो किस तरह से काम कर रहे, उस पर वो क्या करते हैं, नजर रखने का काम करते हैं, जो विपक्ष में रह जाते हैं। यदि सरकार कोई गलत निर्णय लेती है तो विपक्ष उनका विरोध करता है और जनता की समस्याओं को सामने रखता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आज के टाइम में जो चल रहा है, बीजेपी सत्तारूढ़ दल का काम कर रहा है, मतलब वो क्या है, रूलिंग पार्टी है, सरकार उनका बना हुआ चल रहा है। लेकिन जो कांग्रेस है वो क्या है, विपक्ष में बैठा है। और विपक्ष में क्या करते हैं, जो कांग्रेस वाले पार्टी है के लोग हैं, वो क्या करते हैं, बीजेपी के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसकी आलोचना करते हैं कि गलत किया, सही किया, ठीक है, उसके बारे में बताने का काम करते हैं, उस पर नज़र रखते हैं। जिसके कारण जो बीजेपी है या फिर जो सत्तारूढ़ दल है वो क्या करता है, सही तरीके से काम करता है और गलत काम करने से वो बचने का काम करते हैं। तो ये होता है दोनों का भूमिका। यहाँ पर दोस्तों हम लोग राजनीतिक दलों के विभिन्न प्रकारों को देखते हैं। क्या क्या प्रकार होते हैं राजनीतिक दल के, बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। वामपंथी, समाजवादी दल, इस तरह से बहुत सारा क्या है, राजनीतिक दल के प्रकार होते हैं। अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर राजनीतिक दल के प्रकार होते हैं। राजनीतिक दलों का वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर किया जाता है। प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं उनका वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर किया जाता है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लाइन से लाइन 1 2 3 4 5 इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन जो राजनीतिक दल होते हैं वो अलग अलग आधार पर भी अलग किए जाते हैं। जैसे पहला, विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दल। कुछ विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दल होते हैं। जैसे वामपंथी, वामपंथी मतलब समाजवादी लोग, ठीक है, समाजवादी लोग, जहाँ पर लोग चाहते हैं कि सभी लोग बराबर है, सभी को बराबर सम्मान, अधिकार, ये सारे कुछ मिले, इसको बोलते हैं वामपंथी दल या फिर समाजवादी दल। तो विचारधारा के आधार पर भी जो दल है उसका बंटवारा किया जाता है। वामपंथी दल सामान्यतः समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता पर अधिक जोर देता है। उनका मानना होता है कि समाज में गरीब और कमजोर लोगों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। वे मजदूरों, किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों की बात करते हैं। तो ये होता है समाजवादी दल या फिर वामपंथी दल। वामपंथी दल भी इसी को कहा जाता है जहाँ पर समाज के लोगों के बारे में सोचा जाता है, जो गरीब है, जो अमीर है, उनके बीच की खाई को कम करने के बारे में सोचा जाता है। इसको वामपंथी दल कहा जाता है। दूसरा जो इस विचारधारा के आधार पर जो दूसरा दल होता है वो है दक्षिणपंथी या फिर रूढ़वादी दल। रूढ़िवादी दल का मतलब होता है जो पुरानी परंपराओं को मानने वाला दल होता है, जो पुराने सोच के लोग होते हैं, जो पुरानी विचारधाराओं को मानने वाले लोग होते हैं, उसी को रूढ़िवाद कहा जाता है, ठीक है। तो इसको दक्षिणपंथी भी कहा जाता है और इसको रूढ़िवादी दल भी कहा जाता है। कहा जा रहा है कि दक्षिणपंथी दल सामान्यतः परंपरा, राष्ट्रीय हित, निजी संपत्ति और सामाजिक व्यवस्था को अधिक महत्व देते हैं। वे समाज में बदलाव का समर्थन हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि वे समाज में बदलाव के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर अचानक और बहुत बड़े बदलावों की बजाय धीरे धीरे परिवर्तन को अधिक उचित मानते हैं। मतलब वो जो पुराने सोच के लोग होते हैं, ठीक है, वो अचानक नहीं चाहते कि जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से बदल जाए, वो चाहते हैं कि धीरे धीरे इसका बदलाव। इसको बोलते हैं दक्षिणपंथी या फिर रूढ़िवादी दल, जो धीरे धीरे बदलाव चाहता है, ना कि अचानक। तीसरा जो हम लोग विचारधारा के आधार पर दल देखते हुए मध्यवर्गीय दल। ये ना ही तो पूरी तरीके से वामपंथी विचारधारा को मानता है, ना ही पूरी तरीके से रूढ़िवादी विचारधारा को मानता है। ये बीच बीच को रहने वाला दल है, जिसको बोलते हैं मध्यमार्गी दल। मध्यमार्गी दल वामपंथ और दक्षिणपंथ के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। वे ना तो पूरी तरह से वामपंथी विचारों को अपनाते हैं और ना ही पूरी तरह से दक्षिणपंथी विचारों को। उनका उद्देश्य परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग विचारों में संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होता है। जो मध्यवर्गीय दल होता है वो ना ही पुराने विचारों को मानते हैं, ना ही जो नए विचार है उनको मानने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जिस तरह से परिस्थिति होता है उस तरह से विचारों को ढालने का काम करते हैं और उस तरह से क्या है तो जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उसको बनाने का काम करते हैं। इसको बोलते हैं मध्यमार्गी दल। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर संगठन के आधार पर राजनीतिक दल। संगठन के आधार पर भी बहुत सारे राजनीतिक दल बनाए जाते हैं। तो जो संगठन के आधार पर राजनीतिक दल हैं वो जैसे कि जन दल है और कैडर दल है।
तो दोनों को हम लोग समझते हैं। जनदल मतलब जिस राजनीतिक दल का उद्देश्य बड़ी संख्या में लोगों को अपने साथ जोड़ना होता है और जिसमें बहुत बड़ी संख्या में सदस्य तथा समर्थक होते हैं, उसे जनदल कहा जाता है। मतलब जहाँ पर बहुत सारे जो आम लोग हैं वो उस दल के साथ जुड़ते हैं तो उसको कहा जाता है जनदल। ठीक है, इसको संगठन के आधार पर राजनीतिक दल में बांटा गया है। पहला है जनदल, संगठन के आधार पर। ठीक है, संगठन के आधार पर। तो जनदल का मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोग क्या तो किसी दल के साथ जुड़ते हैं, जो आम लोग हैं, उसी को जनदल कहा जाता है। ऐसे दल आम जनता के बीच व्यापक रूप से अपना संगठन फैलाने का प्रयास करते हैं, इसको बोलते हैं जनदल। दूसरा है कैडर दल। कैडर दल, कैडर दल में सामान्यतः सदस्यों की संख्या से अधिक महत्व सक्रिय, प्रशिक्षित और अनुशासित कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। कहा जा रहा है कि जो कैडर दल होता है उसमें सामान्य सदस्यों की संख्या से अधिक ज़्यादा महत्व किसको दिया जाता है? जो सक्रिय लोग होते हैं, जो प्रशिक्षित लोग होते हैं, जो अनुशासित कार्यकर्ता होते हैं, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये कार्यकर्ता दल के विचारों और कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने तथा संगठन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब एक है कैडर दल और दूसरा है आपका जन दल। ठीक है, ये संगठन के आधार पर। एक जन दल जहाँ पर आम लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, दूसरा एक कैडर दल जहाँ पर आम लोग होते हैं लेकिन जो कार्यकर्ता लोग होते हैं, जो काम करते हैं, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग आधार देखते हुए कार्य प्रणाली के आधार पर राजनीतिक दल। कार्य प्रणाली के आधार पर राजनीतिक दल जैसे कि लोकतांत्रिक दल है, ठीक है, अधिनायकवादी दल है। लोकतांत्रिक दल, ऐसे दल चुनाव, जनमत, संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, इसको बोलते हैं लोकतांत्रिक दल। जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस, जितना भी आज हम लोग भारत में दल देखते हैं वो है क्या है? लोकतांत्रिक दल है। ऐसे दल क्या करते हैं? चुनाव में लड़ते हैं, जनमत प्राप्त करते हैं, संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जो भी आप आज के टाइम में भारत में दल देखते हैं वो सब क्या है? लोकतांत्रिक दल है। दूसरा है अधिनायकवादी दल। ऐसे राजनीतिक दलों में निर्णय लेने की शक्ति कुछ व्यक्तियों या फिर एक नेता के हाथों में अधिक केंद्रीकृत होती है और राजनीतिक विरोध की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। इसको बोलते हैं अधिनायकवादी दल। जैसे कि आप चाइना में देखते हैं एक दलीय व्यवस्था है, तो वहाँ पर जो कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो अधिकार है वो सिर्फ एक ही दल के पास है, एक ही व्यक्ति के पास होता है, या फिर कह सकते हैं सिर्फ एक पार्टी के पास होता है। बाकी जितनी पार्टियां होती हैं वो सिर्फ छोटे छोटे होते हैं और वो सरकार बनाने का काम नहीं कर सकते। वो छोटे छोटे क्षेत्रों में सिर्फ सरकार बनाते हैं, केंद्र में सरकार नहीं बना दिया जाता, तो उसको हम लोग अधिनायकवादी दल कह सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग दूसरा देखेंगे वो है सत्ता की स्थिति के आधार पर राजनीतिक दल। सत्ता की स्थिति के आधार पर राजनीतिक दल, सत्तारूढ़ दल, विपक्षी दल। ठीक है, तो सत्ता की स्थिति मतलब कौन सत्ता को चला रहा है और कौन विपक्ष में है, इसके आधार पर राजनीतिक दल को बांटा जाता है। पहला है सत्तारूढ़ दल। जो दल चुनाव में बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाता है उसे सत्तारूढ़ दल कहा जाता है, इसको रूलिंग पार्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सत्तारूढ़ दल। और दूसरा होता है विपक्षी दल, मतलब जो चुनाव में हारता है। ठीक है, वो क्या करता है? जो चुनाव में जीता हुआ दल है उसके ऊपर निगरानी करता है। तो जो दल सरकार में शामिल नहीं होता और सरकार की नीतियों एवं कार्यों की आलोचना तथा निगरानी करता है उसे विपक्ष दल कहा जाता है। जो जीता हुआ लोग पार्टी है उसका जो निगरानी करता है, उसकी जो नीतियों की आलोचना करता है, उसी को विपक्ष दल कहा जाता है। पांचों जहाँ पर आधार हम देखते हुए क्षेत्र के आधार पर राजनीतिक दल। क्षेत्र के आधार पर कुछ क्षेत्र में छोटे दल होते हैं, कुछ क्षेत्र में बड़े दल, कुछ केंद्रीय दल होते हैं, कुछ राजकीय स्तर के दल होते हैं। ठीक है, तो क्षेत्र के आधार पर कुछ राजनीतिक दल होते हैं। पहला है हमारा राष्ट्रीय दल। जैसे कि आप हम आपने आपको नाम बताया, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, टीएमसी हो गया। ठीक है, ये क्या करते हैं? नेशनल लेवल पर या फिर कह सकते हैं केंद्र स्तर पर चुनाव लड़ते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग राष्ट्रीय दल। जो प्रधानमंत्री बनाने का हैसियत रखता है वैसे दल को राष्ट्रीय दल कहा जाता है। जैसे अभी JLK जो झारखंड में गिरिडीह का या फिर कैसे जो डुमरी विधायक है जयराम महतो, उनका भी पार्टी है, तो क्या डायरेक्ट प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए लड़ सकते हैं क्या? नहीं लड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्षेत्रीय दल। ठीक है, तो एक छोटा सा क्षेत्र के लिए एक दल बनाया गया है। राष्ट्रीय दल का मतलब जैसे कि बीजेपी, जिसका अलग अलग क्षेत्रों में पूरे भारत में कार्यकर्ता फैले हुए, पूरे भारत में अलग अलग जगह पर उसका ऑफिस बनाया हुआ है, वहाँ पर लोग क्या करते काम करते हैं, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय दल। जिन राजनीतिक दलों का संगठन और प्रभाव देश के व्यापक क्षेत्र में होता है तथा जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर राजनीति करते हैं उन्हें राष्ट्रीय दल कहा जाता है। जो राष्ट्र के स्तर पर, ठीक है, मतलब देश में बड़े बड़े समस्याएं जो होती है और उनको सुलझाने का जो काम करते हैं, जिनका अलग अलग क्षेत्र में बहुत व्यापक पकड़ होता है, उनको राष्ट्रीय दल कहा जाता है। जैसे कि बड़े बड़े जो दल हैं बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, ठीक है, ये सारे। क्षेत्रीय दल होता है जिन दलों का प्रभाव किसी विशेष राज्य या फिर क्षेत्र तक अधिक सीमित होता है और जो उस क्षेत्र की विशेष समस्याओं तथा हितों को प्रमुखता देते हैं, उन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है। जैसे कि आपका JMM हो गया, वो झारखंड तक ही सीमित है लगभग। ठीक है, अभी आपने देखा था कि आसाम में वो चुनाव लड़े थे, लेकिन जो JMM है वो एक क्षेत्रीय दल है, वो झारखंड तक सीमित है।
ना ही वो कभी दक्षिण में चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, ना ही कभी दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक क्षेत्रीय दल है। या फिर जो आप छोटे छोटे दल देखते हैं, और भी आपके नज़र में बहुत सारे छोटे छोटे दल होंगे जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, जो आपके स्टेट के 3-4 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रीय दल। छठा, जो यहाँ पर हम लोग आधार देखते हुए दलीय व्यवस्था के आधार पर, दलीय व्यवस्था के आधार पर, जैसे कि एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, इस व्यवस्था के आधार पर भी इसका विभाजन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है राजनीतिक दल का। एक दलीय व्यवस्था, देश में केवल एक ही दल को शासन करने की अनुमति होती है, इसको बोलते हैं एक दलीय व्यवस्था। जैसे कि चाइना में है, चाइना में सिर्फ एक ही दल है जो क्या करता है, वहाँ पर राज करता है, शासन चलाता है। फिर है द्विदलीय व्यवस्था, जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन में राजनीति में मुख्य रूप से दो प्रमुख दल ही सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जैसे कि ब्रिटेन और अमेरिका। यहाँ पर क्या है, तो दो ही प्रमुख दल हैं और वही दोनों क्या करते हैं, देश में सरकार बनाने का काम करते हैं, चुनाव जीतने का या फिर सत्ता को चलाने का काम करते हैं। तीसरा है बहुदलीय व्यवस्था, जो हमारे देश में चलता है। बहुदलीय व्यवस्था, सत्ता के लिए अनेक राजनीतिक दल चुनावी मैदान में होते हैं, अक्सर गठबंधन सरकारें बनती हैं। हमारे देश में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था चलता है। यहाँ पर आप देखते हैं जब लोकसभा चुनाव होता है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री बनते हैं लोग, ठीक है, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि 10-10 नंबर तक क्या रहता है, ईवीएम मशीन में आप देखते हो कि वहाँ पर रहता है कि 1 नंबर पर दबाएंगे कमल फूल, दूसरा में कांग्रेस, तीसरा में टीएमसी, इस तरह से बहुत सारे रहते हैं। तो उसको बोलते हैं बहुदलीय, बहुत सारे दल हैं यहाँ पर और उसको आप वोट दे सकते हो और उनमें से कोई भी सरकार को बना सकता है। अगर सही से वो मतदान प्राप्त होता है तो सरकार बना सकते हैं, या फिर 3-4 लोग मिल करके भी क्या कर सकते हैं, तो सरकार को बना सकते हैं। इसको बोलते हैं गठबंधन सरकार। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, राजनीतिक दल का वर्गीकरण करेंगे। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा कि अतः राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। वे जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं और विपक्ष में रहकर सरकार की नीतियों की आलोचना एवं निगरानी करते हैं। राजनीतिक दलों के माध्यम से जनता की इच्छा सरकार तक पहुंचती है, इसलिए मजबूत और लोकतांत्रिक राजनीतिक दल को लोकतंत्र को प्रभावी, उत्तरदायी और जनहित कार्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से जो भी आपको समझ में आता है निष्कर्ष में आपको लिख देना है। जो भी आपने ऊपर समझा उसी को अपनी भाषा में आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं, जो भी आपको मन हो, ठीक है, जो आपने ऊपर लिखा था उसके हिसाब से। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर को समझ में आया होगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दें। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।